हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान का यानी कि पार्ट है, यानी जो बुक पार्ट है ना, स्वतंत्र भारत में राजनीतिक। आज हम उसी का चैप्टर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां का एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर आए। इससे पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 इस चैप्टर का कवर कर लिए। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हो तो आप पार्ट 3 के देखने के बाद अब पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर देख लीजिए। चलिए एक बार हम शॉर्ट रिवीजन कर लेते कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या पढ़े थे। तो सबसे पहला टॉपिक आपका यही था कि राजनीतिक विज्ञान का परिभाषा क्या होता था, यानी कि सामाजिक विज्ञान की वो शाखा जिसमें किसी देश या राज्य के शासन व्यवस्था से संबंधित और उससे संबंधित संगठनों का अध्ययन करते उसे ही राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। फिर था राजनीतिक विज्ञान का पिता या जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। जिस प्रकार से इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, भूगोल का पिता हिक्केटियस को कहा जाता है, उसी प्रकार इतिहास का पिता अरस्तु को कहा जाता है। फिर था कि राष्ट्र निर्माण का अर्थ क्या होता है, यानी कि राष्ट्र निर्माण का अर्थ होता है यह होता है कि देश को शक्तिशाली बनाने, यानी कि देश को सभी नागरिक मिलकर एकजुट मिलकर मजबूत बनाना और सभी क्षेत्र के अलग अलग जाति जो अलग अलग बंट गए हैं उन सबको फिर से एकजुट करना, यानी कि अलग अलग जो जाति धर्म के नाम पर बंट गया है फिर से उसे एकजुट करना और लोगों में राष्ट्रीय भावना यानी कि लोग में राष्ट्र के प्रति प्रेम को जगाना और देश के विकास के लिए सभी लोगों को काम करने के लिए उत्साहित करना, यानी कि देश तभी तो विकास होगा जब सभी लोग अपना काम करेगा। तो वही सभी लोगों को देश के प्रति काम करने के लिए उत्साहित करना और बिना किसी भेदभाव किए हुए सभी लोगों को एक साथ लेकर आगे चलना ही राष्ट्र निर्माण कहलाता है। यानी कि अगर हम किसी के साथ भेदभाव करेंगे तो देश का राष्ट्र का निर्माण हो पाएगा? नहीं होगा। सभी अलग अलग खेमों में बट जाएगा, फिर एकजुट नहीं होगा अगर भेदभाव हम किए। तो वही कहा जाता है कि बिना भेदभाव किए हुए सभी को एक साथ आगे लेकर चलना ही राष्ट्र निर्माण कहलाता है। चलिए दूसरा डेफिनेशन यह है कि राष्ट्र निर्माण का मतलब यह है कि देश को बेहतर और मजबूत बनाने के लिए सभी देशवासियों मिलकर एक दूसरे को मदद करते हुए अपना देश का विकास करने में योगदान दे रहा हो तो हम सब क्या मिलकर एक नया राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। यानी कि राष्ट्र निर्माण का मतलब यह होता है कि देश को ना मजबूत और या बेहतर और मजबूत बनाना और सभी देशवासियों यानी कि एक राष्ट्र के देश में जो सभी अलग अलग जाति धर्म के लोग जो मिल धर्म के नाम पर अब बंट गए उसको फिर से क्या एकजुट कर कर अपना देश में अगर वो विकास दे रहा है योगदान कर रहा है तो क्या हम सब मिलकर एक नया राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। फिर चलिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि राष्ट्र निर्माण के कई पहलू है जो निम्नलिखित, यानी कि राष्ट्र जो निर्माण होता है उनका कई पहलू यानी कि कई प्रकार है। सबसे पहले देखिए राजनीतिक एकता होगा तभी राष्ट्र निर्माण का काम सफल हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। देखिए इसमें सभी क्षेत्र के अलग अलग नागरिकों को किसी भी प्रकार से सभी को एकजुट करना और एक मजबूत सरकार का गठन करना, यानी कि राजनीतिक एकता में क्या होता है कि सभी जो अलग अलग नागरिक है न किसी भी प्रकार उसको एकजुट करेगा तभी तो राष्ट्र निर्माण में सफल हो पाएगा। और एक मजबूत सरकार यानी कि एक ऐसा मजबूत सरकार हो जो किसी के बिना भेदभाव किए हुए सभी को अपना देश के प्रति काम करने के लिए उत्साहित करे और देश को आगे बढ़ाए और वो अपना देश को आगे बढ़ाए और उसी को कहा जाता है मजबूत सरकार। यानी कि एक ऐसा सरकार जो देश को आगे बढ़ाए वैसे सरकार को गठन करना, यानी कि राजनीतिक एकता हो गई। ये राजनीतिक एकता आपका राष्ट्र निर्माण का एक पहलू होता है यानी कि प्रकार होता है। चलिए फिर दूसरा था सामाजिक एकता, यानी कि अगर समाज में एकता बने रहेगा तभी तो राष्ट्र के प्रति सभी के प्रेम भावना जगे रहेगा तो राष्ट्र निर्माण का कार्य सफल हो पाएगा। चलिए इसमें देखते हैं कि समाज के सभी वर्गों को राष्ट्र का प्रति उनके प्रेम निष्ठा और गर्व को भावना को जगाना और लोगों में एक समान प्रदान करना, यानी कि लोगों में एक समान अवसर प्रदान करना और सामाजिक अन्याय को सुनिश्चित करना, यानी कि जब सामाजिक में सभी वर्ग के साथ अन्याय होगा तभी तो उनके प्रति यानी कि उस सभी व्यक्ति को समाज के राष्ट्र के प्रति उनके भावना यानी कि राष्ट्र के भावना के प्रति उनको
प्रेम जगेगा तभी तो सामाजिक एकता बनेगा और राष्ट्र निर्माण का कार्य सिद्ध हो सकेगा। चलिए फिर आपका तीसरा प्रकार है आर्थिक विकास, यानी कि लोगों को आर्थिक विकास होगा, यानी कि देश में भूखमरी नहीं रहेगा, बेरोजगारी नहीं रहेगा, देश का अर्थव्यवस्था मजबूत रहेगा। तो क्या आर्थिक विकास होगा जिससे कि नागरिकों में ना एक फुट रहेगा, यानी कि एक फुट नहीं होगा, यानी कि सभी मिलजुल कर एकजुट रहेगा। देखिए इसके अंतर्गत देश के आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, यानी कि देश को जो गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी आदि समस्या है ना उसको समाप्त करना और सभी नागरिकों के लिए एक सुनिश्चित योजना लाना, यानी कि सभी नागरिकों को विकास करने के लिए क्या एक सुनिश्चित योजना लाना ही आर्थिक विकास कहलाता है। और जब देश में आर्थिक विकास होगा तो सभी आदमी आपस में मिलजुल कर रहेंगे, जिससे कि आपका राष्ट्र निर्माण का कार्य जल्दी सिद्ध हो सकता है। चलिए एक अमेरिकी लेखक है कार्ल डायस, वो कहते हैं कि जैसे में ईंट हो गया, लकड़ी हो गया, लोहा हो गया है ना, सीमेंट, पत्थर आदि से कोई भवन बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार अमेरिकी एक लेखक है कार्ल डायस, इसका कथन है कि जिस प्रकार ईंट, लकड़ी, लोहे, सीमेंट, पत्थर को एकजुट कर कोई भवन बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार यानी कि अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग समुदाय के लोगों को फिर से एकजुट करना ही राष्ट्र निर्माण कहलाता है। फिर है राष्ट्र एकीकरण, भावनात्मक होता है, यानी कि राष्ट्र का जो एकीकरण होता है ना वो भावनात्मक, जिसको आप देख नहीं सकते उसको महसूस कर सकते हैं। सभी के भावना से एक दूसरे, सभी व्यक्ति ना एक दूसरे के भावना से जुड़े होते हैं, क्योंकि सभी लोग एक दूसरे से मजबूत एवं अदृश्य धागों से जुड़ जाते हैं, यानी कि सभी लोग एक दूसरे से ना मजबूत अदृश्य, जिस धागा को आप देखते नहीं, जैसे कि वर्तमान समय में सभी लोगों अलग अलग जाति धर्म के लोग अपना राष्ट्र के एकीकरण यानी कि मिलाने के लिए सभी गोटा एक समान जुटा हुआ, जिसको आप देख नहीं सकते, और उनका एकता भी अटूट हो जाती है, यानी कि उनका एकता अटूट जो कभी टूट ही नहीं सकता है। तथा उस राष्ट्र का हर गर्वपूर्वक, यानी कि उस राष्ट्र का ना हर सदस्य यानी कि हर नागरिक गर्वपूर्वक यही कहता है कि वह देश ही उसकी मातृभूमि है, जिसकी खातिर वो अपने प्राण भी त्याग सकते, यानी कि देश ही उसकी मातृभूमि, यानी कि वो देश ही उसके माता के समान है, जिसके खातिर क्या वो अपना प्राण भी त्याग सकता था। चलिए अब आपका फिर नेक्स्ट टॉपिक था कि जब भारत की स्वतंत्रता यानी कि मिली तब पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनी जो गठबंधन की सरकार थी। अंतरिम सरकार का मतलब होता है कि अस्थायी सरकार, जो अचानक में सरकार बनाया जाता है उसे अस्थायी सरकार कहा जाता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के ही नेतृत्व में क्या अंतरिम सरकार का गठन किया गया था और इसे 1946 में गठित किया गया था। अंतरिम सरकार को कब गठित किया गया था? 1946 में। आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। जो भारत की स्वतंत्रता यानी कि जो भारत की स्वतंत्रता की ओर ले जाने के लिए बहुत ही जिम्मेदार था, यानी कि जो भारत को स्वतंत्रता दिलाने में ना वो बहुत ही योगदान दिए थे। और पंडित नेहरू इस अंतरिम सरकार के प्रमुख थे, यानी कि जो अंतरिम सरकार बना था ना अस्थायी, उनका एक प्रमुख थे, यानी कि भारत के अंतरिम सरकार का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि भारत का अंतरिम सरकार का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। फिर था कि नेहरू का दृष्टिकोण, यानी कि नेहरू जी का देखने के नजरिया हमारा देश के निर्माण के प्रति क्या था। देखिए सन 1947 के 14 और 15 अगस्त के मध्य रात्रि को भारत स्वतंत्र हुआ, यानी कि 14 तारीख के 12 बजे रात और 15 तारीख के भी सुबह के समय हमारा देश भारत आज़ाद हुआ था। और इसी शुभ अवसर पर स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के विशेष सत्र का संबोधित किया, यानी कि जो हमारा देश स्वतंत्र हुआ ना इसी के शुभ अवसर पर क्या, इसके शुभ अवसर पर ना प्रधानमंत्री क्या एक सत्र, संविधान सभा के एक विशेष सत्र यानी कि एक विशेष सेशन संबोधित किया था। और उनका यह और उन्होंने जब भाषण दिया ना उसमें, तो उनका यह भाषण क्या भाग वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट के नाम से जाना जाती है, यानी कि भाग का मतलब होता है भाग और वधु का मतलब होता है नागरिक, और चिर प्रतीक्षित भेंट का मतलब होता है इंतजार, और भेंट का मतलब होता है कोई भी चीज हमें भेंट में दिया गया है। तो उसीलिए पंडित नेहरू ने बोलता है कि हम भारत के जनता जो हम स्वतंत्रता को न भाग में देखते थे, अब उसका इंतजार खत्म हुआ और 14 और 15 अगस्त के मध्य रात्रि हमें स्वतंत्रता एक भेंट के रूप में मिल चुकी है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा।
चलिए फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट था कि गवर्नर जनरल के कार्य परिषद के उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू 14 और 15 अगस्त के रात को संविधान सभा में अपना प्रसिद्ध व्याख्या देते हुए नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है। गवर्नर जनरल के नकार परिषद का न उपाध्यक्ष भी नेहरू जी थे और 14 और 15 अगस्त के जो संविधान सभा में एक सत्र संबोधित किया था उनमें वो अपना प्रसिद्ध व्याख्या देते हुए नेहरू को क्या आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है। यानी कि 1947 से जो वर्तमान भारत है ना, अभी तक का भारत का निर्माता किसे? नेहरू जी को माना जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत आधुनिक भारत का निर्माता किससे माना जाता है? नेहरू जी को माना जाता है। आपको इसे याद रखना। चलिए फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक यह था कि भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संवैधानिक यानी कि संविधान एवं लोकतांत्रिक तरीके दो तरीकों को पसंद किया। यानी कि संविधान तरीके को इसीलिए पसंद किया कि नेहरू जी का मानना था कि जो हमारा देश है ना वो एक संविधान के जरिए यानी कि नियम कानून के जरिए चलेगा और लोकतंत्र यानी कि अपना यहाँ के जनता अपना शासक यानी कि अपना नेता को या अपना शासक को खुद चुनेगा और वो शासक उनके लिए विकास करेंगे। इन्हीं दो तरीकों को ना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पसंद किया था। और राष्ट्रीय आंदोलन के दिन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्षवाद तथा उदार लोकतंत्र के नमूने को सलाह दिया था। यानी कि जब भारतीय आंदोलन जो देश के लिए आज़ादी के लिए कराया जाता था तो उस समय ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षवाद यानी कि बिना जाति पाति के भेदभाव किए हुए हमारा सरकार सभी को एक समान अवसर प्रदान करेगा। ये धर्मनिरपेक्षवाद का मतलब होता है कि बिना भेदभाव किए हुए सभी को एक समान हम देखेंगे। ये धर्मनिरपेक्षवाद का मतलब होता है। और उदार लोकतंत्र का मतलब होता है कि व्यक्तिगत सुरक्षा, जैसे कि हमारे राज्य या देश में होता है ना एसटी और एससी के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा या उनके लिए अलग नियम होता है या उनके विकास के लिए कुछ अलग से योजना लाया जाता है, उसे उदार लोकतंत्र कहा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किसे उदार लोकतंत्र के नमूने की सलाह दिया, जिसे नेहरू ने उसमें लोकतांत्रिक का अंश जोड़ दिया। यानी कि फिर नेहरू सरकार ने उसमें लोकतांत्रिक का भी अंश जोड़ दिया और एक लोकतांत्रिक नियम भी बना लिया जिसमें कि अपना देश यानी कि अपना शासक को कौन जनता चुनेगा और वो भी उसको हटा भी सकता है। और नियमों को बनाकर नेहरू लोगों को सामने प्रस्तुत किए थे। और भी नियम यानी कि जो संविधान सभा में भाषण दिए थे ना उसमें से बहुत सारे नियमों को बनाकर लोगों के सामने प्रस्तुत किए थे। पहला नियम यही था कि संवैधानिक व्यवस्था यानी कि संविधान का व्यवस्था होना चाहिए हमारे देश में। हर राष्ट्र यानी कि हर राष्ट्र या हर राष्ट्र यानी कि हर देश यानी समझो कंट्री या राज्य का मतलब समझो स्टेट का अपना संविधान होना चाहिए, क्योंकि सरकार भी संविधान के द्वारा निर्धारित नियमों और सिद्धांतों के अनुसार ही संचालित हो। यानी कि नेहरू जी बोलता है कि हर राष्ट्र और राज्य का क्या अपना एक संविधान होना चाहिए, क्योंकि सरकार भी न संविधान के द्वारा जो नियम निर्धारित किया गया और सिद्धांत के न अनुसार सरकार भी चलेगा। जैसे अभी क्या हमारा संविधान के तो अनुसार सरकार चलता है, तो वही पंडित नेहरू ने कहा था कि एक हर देश और एक राष्ट्र का न अपना संविधान होना चाहिए, जिसके अनुसार ही वहाँ की सरकार अपने नियमों को चलाएगा और संविधान के अनुसार ही अपना सरकार चलेगा। और संविधान सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। यानी कि संविधान जो है जो सरकार की शक्ति है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में शक्तियों का सीमित किया गया और नागरिक के अधिकारों को रक्षा करता है। यानी कि संविधान में हमारा मौलिक अधिकार दिया गया, मौलिक कर्तव्य दिया गया और भी नागरिक के सुरक्षा के लिए नियम बनाया गया। तो यही संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन व्यवस्था के अनुसार हमारा देश चलेगा। किसका? पंडित नेहरू का मानना था। फिर आपका हमारे संविधान निर्माता जो हमारे संविधान का निर्माण कर रहे थे ना, वो 1935 में भारत सरकार के अधिनियम से काफ़ी सामग्री लिए, जिसे नेहरू जी ने गुलामी का घोषणा पत्र किया। यानी कि जो हमारा ब्रिटिश भारत था ना उस समय संविधान निर्माता ना उससे 1935 से अधिक सामग्री लिए थे, जिसे नेहरू क्या गुलामी का घोषणा पत्र कहा है। फिर आपका दूसरा टॉपिक था राज निर्माण यानी कि स्टेट बिल्डिंग समझ लेना।
देना है। राज निर्माण, देश में संघात्मक व्यवस्था हो या एकात्मक या दोनों का विचित्रित मिश्रण हो। संघात्मक व्यवस्था के बारे में क्या होता है कि इसमें कि सिर्फ किसको, केंद्र को शक्तिशाली बनाया जाता है, और एकात्मक व्यवस्था में होता है क्या, राज्य को शक्तिशाली बनाया जाता है। तो वही दोनों का मिश्रण हो ताकि राजनीतिक एकता का सहित्व बने रहे। नेहरू जी ने कनाडा रूपीय संघीय व्यवस्था के समर्थक थे। नेहरू जी है ना, कनाडा रूपीय संघीय व्यवस्था जिसमें आपको केंद्र सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाया जाता है और इसीलिए केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया। यानी कि नेहरू जी ने संघात्मक व्यवस्था को अपनाया और केंद्र सरकार को ना शक्तिशाली बनाया गया था। और भाषा के आधार पर यानी कि लैंग्वेज के आधार पर सन 1953 में तेलुगु भाषी लोगों को आंध्र प्रदेश मिला और सन 1956 में इसी के आधार पर राज्य पुनर्गठन हुआ। राज्य पुनर्गठन कब हुआ था, 1900 ईस्वी के आधार पर सन 1956 में राज्य पुनर्गठन के नियम बना था। और गठन कब हुआ था, 1953 में हुआ था। यहाँ पर आपको गलती हो गया, 1953 में होता, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था और इसका नियम है ना 1956 में लागू हुआ था। चलिए अब आपका नेक्स्ट की और प्रशासनिक सुविधा यानी कि क्षेत्र में न प्रशासनिक यानी कि नागरिक की सुरक्षा के सुविधा उस और उच्च क्षेत्र में सर्वाधिक विकास के लिए सन 1963 में नेहरू सरकार ने नागालैंड राज्य की रचना किया था। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक यही था कि सामाजिक एवं आर्थिक न्याय। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, टाइम बहुत हो चुका, मैं आपको शॉर्ट रिवीजन कराता हूँ। पहले समझिए सामाजिक न्याय क्या था। तो देश में हर रहने वाले पिछले एवं दुबले जाति वर्ग का विकास होना यानी कि उनके प्रति विकास होना, या अनुसूचित जाति जैसे हो गया चमार हो गया, धोबी हो गया, मल्लाह हो गया, फांसी हो गया, सभी को ना एक समान अवसर प्रदान करना ही सामाजिक न्याय होता है। यानी कि समाज के सभी वर्ग होना चाहिए जिसके जिसका अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, सभी के प्रति एक समान अवसर प्रदान करना ही सामाजिक न्याय होता है। चलिए फिर आपका आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब क्या होता है, समाज के सभी वर्ग जिसको गरीबी हो गया, अज्ञानता हो गया, भूखमरी, बीमारी, बेरोजगारी आदि का समस्या को खत्म करना ही आर्थिक न्याय होता है। यानी कि देश में है ना गरीबी हो गया, भूखमरी हो गया, बीमारी और बेरोजगारी आदि समस्या को खत्म करना ही आर्थिक न्याय होता है। तो हमारे देश में न सामाजिक एवं आर्थिक न्याय का आर्थिक न्याय के बिना देश का राष्ट्र निर्माण का उद्देश्य नहीं सिद्ध हो सकता था। चलिए फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक था कि शिक्षा एवं कानून व्यवस्था यानी कि एजुकेशन एंड लीगल सिस्टम क्या होता है। तो ये भी जरूरी है कि लोग में शिक्षित लोग हो यानी कि देश में न लोग शिक्षित हो। और संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया था कि 26 जनवरी 1965 के बाद देवनागरी में लिखी हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया जाएगा। यानी कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखा गया है, देवनागरी लिपि में लिखा जाएगा। लेकिन गैर हिंदी भाषी लोगों को विरोध को देखते हुए नेहरू ने यह विचार प्रस्तुत किए थे कि अनिच्छुक लोगों जो लोग हिंदी भाषी बोलने के लिए इच्छुक नहीं है उस पर कोई भाषा नहीं थोपी जाना चाहिए। इसीलिए सन 1963 में राजभाषा कानून यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट बना और इससे सुनिश्चित किया गया कि निर्धारित समय सीमा के बाद राजकाज में न अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग चल सकेगा। यानी कि राज सीमा के अंदर में ही राजकाज जो भी राज का काम होगा उसमें अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग चल सकेगा। और संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया यानी कि जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 44 है ना उसमें कहा गया कि राज्य के सारे देश में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको आप यूसीसी बोलते हैं लागू करेगा। लेकिन नेहरू ने अन्य धर्म वाले के प्रतिज्ञा को देखते हुए इसे लागू नहीं किया गया था। समान नागरिक संहिता के तहत क्या होता है कि हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो ईसाई हो सभी धर्म के लोगों पर एक ही कानून होगा, अलग अलग धर्मों के लिए अलग कानून नहीं होगा। यानी कि देश के सभी नागरिक हो जिस पर एक ही कानून होगा। और समान नागरिक संहिता कहाँ पर लागू है, भारत का एक उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता लागू हुआ है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक था कि विदेश नीति यानी कि एक ऐसा नीति होना चाहिए जो राष्ट्र के हित यानी राष्ट्र के हित में काम करे सभी के साथ और सभी जो देश है ना विदेशी देशों के साथ एक अच्छा संबंध स्थापित करना ही विदेश नीति कहलाता है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक था कि पंडित नेहरू ने देश के विकास के 2 मॉडल अपनाया जो निम्न यानी कि देश को ना विकास करने के लिए पंडित नेहरू जी ने 2 मॉडल अपनाया था जिसमें आपका पहला मॉडल था पूंजीवादी मॉडल। यह
एक ऐसा मॉडल होता है जिस पर कोई भी संपत्ति पर ना सरकार का नियंत्रण नहीं होता बल्कि एक निजी व्यक्ति का नियंत्रण होता है। इसे क्या पूंजीवादी मॉडल कहा जाता है। फिर आपका दूसरा समाजवादी मॉडल। इस मॉडल में ना निजी संपत्ति को समाप्त कर दिया जाता है और समस्त उत्पादन पर राज्य का नियंत्रण होता है, यानी कि इसमें निजी संपत्ति कोई नहीं होता है, सिर्फ सरकार का संपत्ति होता है। और इन दोनों का मिश्रण करके हमारे भारत का अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें समाजवादी मॉडल कहाँ वियतनाम में, चीन में, रूस में है, और पूंजीवादी मॉडल अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में। समाजवादी मॉडल तो नेहरू जी ने दोनों को मानकर अच्छा हमारे देश का कैसा अर्थव्यवस्था मिश्रित को अपनाया है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक था कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, यानी कि जब हमारे देश के निर्माण हो रहा था तो उस समय किन किन चुनौतियों का हमारा देश को सामना करना पड़ा था। तो देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात यानी कि भारत के समक्ष राष्ट्र निर्माण से संबंधित 3 मुख्य चुनौतियां थी जो निम्न है, यानी कि विविधताओं से परिपूर्ण देश में किस प्रकार एकता स्थापित किया जाए, यानी कि हमारे देश में अलग अलग जाति, धर्म, समुदाय, एक अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, तो क्या एक विविधता से परिपूर्ण देश है ना, तो उसमें कैसे एकता स्थापित किया जाए, यानी कि सभी को एकजुट कैसे किया जाए, ये एक पहला चुनौती था। फिर था लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था प्रणाली कैसे स्थापना किया जाए, यानी कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था प्रणाली कैसे स्थापना किया जाए, ये भी एक मुख्य चुनौतियां था। और तीसरा चुनौतियां यह था कि एक ऐसा विकास हो, यानी कि देश में ना एक ऐसा विकास हो जो एक वर्ग का नहीं बल्कि समुचे समाज का विकास हो, कैसा किया जाए, यानी कि देश में एक ऐसा वर्ग या हिंदू का विकास न हो, या मुस्लिम का विकास नहीं हो, या सिखाई का, या किसी एक धर्म या एक व्यक्तिगत विकास नहीं होना चाहिए बल्कि समूचे समाज, यानी कि हमारे जो देश में सभी नागरिक रहता है ना उसका विकास होना चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक था कि विविधता में एकता, यानी कि विविधता में एकता का मतलब होता है कि सभी में अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं ना उसमें एकता स्थापित करना ही विविधता में एकता कहलाता है। और विविधता में एकता का सूत्र किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। फिर था आपका द्विराष्ट्र सिद्धांत, यानी 2 देशों का सिद्धांत। ये सिद्धांत किसने? मुस्लिम लीग ने प्रस्तुत किए थे। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब? 1906 ईस्वी में हुई थी। मुस्लिम लीग ने ही द्विराष्ट्र सिद्धांत का मांग प्रस्तुत किए थे। द्विराष्ट्र सिद्धांत का मतलब होता है कि 2 राष्ट्र का सिद्धांत होता है, और इनका समर्थक अली जिन्ना कर रहा था। जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है ना उनका समर्थन कौन? अली जिन्ना कर रहा था। इनका उद्देश्य यही था कि मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र यानी कि पाकिस्तान बनना चाहिए, पर मुसलमान समुदाय को इस मांग पर मुसलमान समुदाय को ना इस मांग में मुस्लिम लीग को ना सफलता भी मिली और एवं पाकिस्तान का निर्माण भी हुआ था। यानी कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत ही हमारे देश का बंटवारा हुआ था, जिसमें आपको भारत और पाकिस्तान में देश का विभाजन हुआ था। किसके? द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर ही। आपको इसे याद रखना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में। द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन कौन कर रहा था? अली जिन्ना ने कर रहा था। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक था कि बंटवारा, यानी कि हमारे देश का विरासत, बंटवारे के विरासत, पूर्वज का जो कुछ भी होता है उसे विरासत कहा जाता है। तो हमारे देश में बंटवारे तथा शरणार्थियों का पुनर्वास किस प्रकार किया गया था? तो जैसे विभाजन की प्रक्रिया, यानी कि जिस भूभाग को पहले इंडिया के नाम से जाना जाता था, भारत और पाकिस्तान 2 देशों के बीच बांट दिया गया था। यानी कि जो भूभाग को पहले इंडिया के नाम से जाना जाता वो धर्म के नाम पर 2 देशों के बीच बांट दिया गया था। और फैसला करना बहुत कठिन था कि ये तय करना था कि देश का विभाजन किस आधार पर हो। तब फैसला यह हुआ कि धार्मिक बहुसंख्यक, यानी कि धार्मिक बहुसंख्यक, जिसका धार्मिक बहुसंख्यक यानी कि मुस्लिम समुदाय का बहुसंख्यक धार्मिक आधार था, तो उसे एक पाकिस्तान मिला और हिंदुओं के लिए एक भारत मिला। इसी धार्मिक आधार पर हमारा देश का विभाजन हुआ था और इसी के आधार पर प्रक्रिया को शुरू किया गया था। फिर था कि दो ऐसा इलाका था जहां पर कहाँ ज़्यादातर मुसलमान लोग रहते थे। एक इलाका था पश्चिमी यानी कि पंजाब, और दूसरा इलाका था क्या मेरे प्यारे बच्चों? बंगाल, जहां पर आप पश्चिमी बंगाल बोलते हैं। ऐसा तरीका नहीं था कि इन दोनों इलाकों को आपस में जोड़कर एक जगह कर दिया जाएगा। इसे देखते हुए फैसला यह हुआ कि पाकिस्तान में 2 इलाके मिलेगा, यानी कि एक
पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज बांग्लादेश कहा जाता है पूर्वी पाकिस्तान को, और पश्चिमी पाकिस्तान को पाकिस्तान कहा जाता है। इन सभी इलाकों को ये दोनों देश जो मिल गए पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, और जो इनके बीच जो भूभाग बच गया वो किसका, भारत को मिलेगा। यानी कि जो भूभाग बच गया तो भारत का मिल जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक था कि भूमि के साथ साथ टेबल का भी बंटवारा हुआ था। कुर्सी, टाइपराइटर, पूंजी और पुलिस के वाद्य यंत्र का भी बंटवारा हो गया था, और सरकारी रेलवे कर्मचारी का भी बंटवारा हुआ था। इस प्रकार भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। अब सोच भी नहीं सकते कि किस प्रकार, जैसे में भाई भाई में बंटवारा होता है उसी प्रकार ठीक हमारे भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। चलिए फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक यह था कि शरणार्थियों का पुनर्वास कैसे हुआ। यानी शरणार्थी उसे कहा जाता है जो ये अपना देश को छोड़कर दूसरे देश में चला जाता है, उसे शरणार्थी कहा जाता है। तो शरणार्थी का पुनर्वास कैसे हुआ, जब देश का विभाजन हो गया तो पाकिस्तान में हिंदुओं को हत्या हुई, जिससे कि बहुत भारी संख्या में लोगों ने भारत में शरण ली, और पूर्वी पाकिस्तान से बंगाली हिंदुओं ने पलायन करके असम एवं बंगाल एवं असम में शरण लिए, और पाकिस्तान यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान में पंजाबी एवं सिंधु हिंदुओं को पलायन करके, जैसे कि पूर्वी पाकिस्तान, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मुंबई, दिल्ली में शरण लिए थे। जो व्यक्ति एक दूसरे में यानी कि एक देश से दूसरे देश में आए उसे ही शरणार्थी कहा गया था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि शरणार्थी किसे कहा गया था। यानी कि कोई भी व्यक्ति अपना देश को छोड़कर दूसरे देश में चला जाता है उसी को शरणार्थी कहा जाता है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक था कि चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्लास बहुत लंबा हो चुका है, चलिए हम सीधे अपना टॉपिक की तरफ चलते हैं। आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लेना अच्छा, नहीं तो आपको एक घंटा इसी में हो जाएगा। चलिए मैं अपना आज का पुनर्गठन यानी कि राज्य पुनर्गठन की तरफ चलते हैं। तो आज का इस सेशन का आपका पहला टॉपिक यही कि राज्य पुनर्गठन, यानी कि राज्य का हमारा पुनर्गठन कैसे हुआ, यानी कि राज्य का फिर से गठन कैसे किया गया है। उसमें कुछ परिवर्तन के अनुसार कोई भी चीज को गठन कहा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, पुनर्गठन। तो सन 1950 में संविधान के लागू होने के समय ही यही स्थिति थी, यानी कि जब हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ था ना, तो यह स्थिति आ गया था कि आंध्र क्षेत्र में, जिसको आज आंध्र प्रदेश बोलते थे ना, तो उस आंध्र क्षेत्र में ना अलग तेलुगु भाषी लोगों, अलग अलग तेलुगु भाषी लोगों का राज्य के लिए आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया था, यानी कि खतरनाक रूप धारण कर लिया था। किनके लिए, वो लोग तेलुगु भाषी लोग हैं ना, जो एक राज्य चाहता था, एक अपना राज्य आंध्र प्रदेश चाहता था। उसलिए आंदोलन, जो आंदोलनकारी होता है ना, वह ऐसा आंदोलन कर रहा था जिससे कि आंदोलन ने उग्र रूप धारण कर लिया था, यानी कि खतरनाक रूप धारण कर लिया था। तब 1953 में, यानी कि 1953 में ना आंध्र प्रदेश बना, 1953 में आंध्र प्रदेश बना था, और भाषा के आधार पर बनने वाला यह पहला राज्य था। भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन किया गया था, आंध्र प्रदेश के। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। और अब भारत सरकार ने न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में 22 दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया था। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था, 22 दिसंबर 1953 में। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, और किसकी अध्यक्षता में, न्यायमूर्ति फजल अली के। इसका उद्देश्य यही था कि भाषा के आधार पर प्रशासनिक, पहले की भाषा के आधार पर राज्य को गठन करना था, जिसमें इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन करना। और जिसने अपनी पहली रिपोर्ट कब 1955 में रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे, यानी कि जो राज्य पुनर्गठन का गठन हुआ था ना, उनका पहली रिपोर्ट कब आया था, 1955 में अपना पहली रिपोर्ट को प्रस्तुत किए थे। इस सिफारिश के अनुसार भाषा के आधार पर 14 राज्य बनाया जाए तथा 6 क्षेत्र को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा। उसी के बाद नेहरू सरकार ने कुछ संशोधन के साथ इस सिफारिश को मान ली, और फिर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हो गया। यानी कि जो रिपोर्ट प्रस्तुत किए गए थे उसके आधार पर, यानी कि भाषा के आधार पर कितने 14 राज्य का गठन किया गया था, और 6 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है कि वैसा प्रदेश जिसमें केंद्र सरकार का शासन चलता है उसे केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता
रहता है। तो उसी के बाद न नेहरू सरकार उस सिफारिश में कुछ संशोधन यानी कि कुछ बदलाव करके इस सिफारिश को मान ली और फिर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हो गया। राज्य पुनर्गठन आयोग के अधिनियम कब लागू हुआ था? 1956 में। और इसका गठन कब हुआ? 1953 में। और इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट कब प्रस्तुत किए थे? 1955। यहाँ से आपको 4 से 5 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। और किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? तो न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में। चलिए फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक यह था कि राज्य पुनर्गठन यानी कि जो राज्य पुनर्गठन आयोग के रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया कि जो पहली रिपोर्ट प्रस्तुत किए गए थे ना, उसमें यह सुझाव दिया गया था कि मराठी भाषी लोगों को महाराष्ट्र राज्य और गुजराती भाषी लोगों को गुजरात राज्य बने, यानी कि मराठी भाषा बोलते हैं ना, उसको एक महाराष्ट्र राज्य मिलना चाहिए। जो गुजराती भाषा है ना जो बोलते हैं उसको एक गुजरात राज्य मिले तथा बम्बई नगर को केंद्र शासित प्रदेश का स्तर दिया जाए, यानी कि जिसको आप बम्बई बोलते हैं ना उसको क्या केंद्र शासित यानी कि वैसा प्रदेश का स्तर दिया जाए जहां पर केंद्र सरकार का शासन चलेगा। यह भी सुझाव दिया गया कि बम्बई राज्य को हिंदी भाषी क्षेत्र में विदर्भ राज्य बने, यानी कि जो एक विदर्भ क्षेत्र है ना बम्बई में उसका राज्य बने, यानी कि विदर्भ राज्य बने। बम्बई राज्य को ना हिंदी भाषी क्षेत्र में जो बम्बई राज्य का एक क्षेत्र है ना विदर्भ राज्य, तो वहाँ पर क्या एक विदर्भ राज्य बनना चाहिए। ये हिंदी भाषी लोग यहाँ पर ज़्यादा रहते थे, इसीलिए विदर्भ राज्य को ना हिंदी भाषी राज्य बनाना चाहते थे, लेकिन ये हुआ नहीं। फिर लेकिन नेहरू सरकार यानी कि जो नेहरू सरकार है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंतरिम सरकार ने बम्बई को द्विभाषी राज्य बनाया, यानी कि बम्बई के ना 2 भाषा पर राज्य बनाया, इसीलिए यहाँ भाषाई दंगे शुरू हो गए। और सन 1960 में बम्बई राज्य का विभाजन हुआ था। बम्बई राज्य का कब विभाजन हुआ था? 1960 में। और इसका पश्चिमी भाग को काटकर गुजरात बनाएगा और शेष भाग को महाराष्ट्र में रखा गया, यानी कि जो बम्बई पहले था ना उसमें 1960 में पश्चिमी भाग यानी कि गुजराती भाग जो गुजराती जहां का अधिकतर भाषा बोलते थे उसे क्या गुजरात बनाएगा और पश्चिमी भाग जो शेष बच गया था उसको महाराष्ट्र बनाया गया था। फिर यही स्थिति यानी कि इसी तरह यही स्थिति न पंजाब का भी था। यह भी द्विभाषी राज्य बनना और यहाँ भी भाषाई दंगे शुरू हो गया था। द्विभाषी राज्य का मतलब होता है कि 2 भाषा पर राज्य का गठन होता है, उसे द्विभाषी राज्य बोला जाता है। तो यही स्थिति यानी कि पंजाब में भी द्विभाषी राज्य बना था। और अंततः 1946 ईस्वी में हिंदी भाषी क्षेत्र को अलग करके हरियाणा राज्य बनाया गया, यानी कि 1966 में हरियाणा राज्य का गठन हुआ था किसके हिंदी भाषा के लोगों के आधार पर। लेकिन चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, यानी कि केंद्र सरकार के वहां पर शासन चलता है, उसे केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। तो चंडीगढ़ को क्या केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और हरियाणा का राजधानी भी चंडीगढ़ है और पंजाब का राजधानी भी चंडीगढ़ है। और इस अधिनियम के आधार पर और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश के गठन हुआ था, यानी कि इसी नियम के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। चलिए फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि राज्य पुनर्गठन, यानी कि राज्य पुनर्गठन का काम चल रहा था और सन 1956 ईस्वी में फ्रांस की सरकार ने अपने 5 क्षेत्र भारत को सौंप दिया था। यानी कि जब राज्य पुनर्गठन यानी कि राज्य का निर्माण हो ही रहा था तभी उसी समय फ्रांस की जो सरकार है ना वो अपनी क्षेत्र यानी कि जिस भारत के क्षेत्र पर उसने कब्जा किया था ना उसने अपने आप भारत को 5 क्षेत्र सौंप दिया था, जिसको आप पांडिचेरी बोलते थे। पहले पांडिचेरी बोला जाता है अभी, लेकिन वर्तमान में इसको पुडुचेरी का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, यानी कि वहां पर केंद्र सरकार का शासन चलेगा। और यह नाम एवं कराईकल को मद्रास यानी कि तमिलनाडु राज्य में मिलाया गया। जो यह नाम एवं कराईकल है ना जो मद्रास यानी कि तमिलनाडु को पहले मद्रास कहा जाता तो उसी में मद्रास में मिला दिया गया। और माहे को केरल में तथा चंद्रनगर को पश्चिम बंगाल के राज्य में मिला दिया गया। और जो ये माहे क्षेत्र था ना उसको केरल में मिला दिया गया और एक चंद्रनगर को न क्या पश्चिम बंगाल के राज्य में मिला दिया गया था। इससे नेक्स्ट टॉपिक था कि गुजरात राज्य यानी कि जो गुजरात राज्य ने 1 मई 1960 को बना था। गुजरात राज्य कब 1 मई 1960 को बना था। और सन 1971 में भारत ने सैनिक कार्यवाही से पुर्तगाली साम्राज्य को हटाकर गोवा और दमन द्वीप को मुक्त करा लिया और दमन एवं
द्वीप केंद्र शासित प्रदेश बना, यानी कि 1961 में गोवा भारत संघ में विलय हुआ था। यानी कि यहाँ पर पुर्तगाली का शासन था, और पुर्तगाली को कब भारत ने 1961 में सैन्य कार्यवाही के जरिए यहाँ से हटाकर गोवा और दमन द्वीप को किस में, भारत में मिला रहा था, और दमन एवं द्वीप को क्या, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था। प्रशासनिक सुविधा के लिए 1963 में असम का भाग काटकर नागालैंड राज्य का बनाया। यानी कि जो असम राज्य पहले था ना, जो भाषा के आधार पर बना था, उसे 1963 में काट कर क्या, नागालैंड बना था। ये राज्य किसके, प्रशासनिक सुविधा को देखते हुए बनाया गया था। यानी कि प्रशासनिक सुविधा को देखते हुए बनाया गया था। फिर 1961 में असम का अन्य भाग काटकर मेघालय राज्य, हिमाचल प्रदेश और मणिपुर एवं त्रिपुरा को राज्य का दर्जा मिला था। यानी कि असम के जो अन्य भाग था ना, उसे काटकर क्या, मेघालय राज्य बनाया गया था, और असम से नागालैंड राज्य भी बनाया गया था। फिर हिमाचल प्रदेश और मणिपुर एवं त्रिपुरा को राज्य का दर्जा मिल गया। यानी कि 1961 के बाद हिमाचल प्रदेश और मणिपुर एवं त्रिपुरा को राज्य का दर्जा नहीं मिला था, लेकिन 1971 के बाद असम में ना, 1971 के बाद हिमाचल प्रदेश और मणिपुर एवं त्रिपुरा को राज्य का दर्जा मिल गया था। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि सन 1975 में, यानी कि सन 1975 में सिक्किम भारत का एक राज्य बन गया। यानी कि आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सिक्किम भारत का राज्य कब बना था, 1975 में बना था। और 1987 में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा गोवा राज्य का दर्जा मिला। यानी कि 1987 में ना, पहले अरुणाचल प्रदेश एवं मिजोरम और गोवा को ना राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं था, लेकिन 1987 में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा गोवा को राज्य का दर्जा मिल गया। और सन 2000 में छत्तीसगढ़, झारखंड एवं उत्तराखंड नए राज्य बने। झारखंड है ना, जो बिहार से अलग हुआ था, कब, 2000 में अलग हुआ था। और 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि 5 अगस्त, यानी कि 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 307 के अंतर जो अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था ना, उस समाप्त करते हुए वहां पर 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में विभक्त कर दिया था, जो 2019 में 370 धारा जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया था। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक था कि 20 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आया। यानी कि 2020 में न दमन, यानी कि दादर नगर हवेली और दमन द्वीप 2 केंद्र शासित प्रदेश कब अस्तित्व में आए थे, 2020, यानी कि 20 जनवरी 2020 में आए थे, जिसके कारण 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य की संख्या वर्तमान में। यानी कि भारत में अभी वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, 8, और कितने राज्य है, तो 28 राज्य का गठन कैसे कैसे हुआ आप देख लिए। चलिए फिर संविधान के अनुच्छेद 3, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार, यानी कि आर्टिकल 3 के अनुसार सरकार ना राज्य का पुनर्गठन कर सकती है, यानी कि राज्य को फिर से गठन कर सकती है तथा उसकी नाम भी बदल सकता है। यानी कि तभी तो मद्रास का नाम तमिलनाडु रखा गया था। यानी आर्टिकल 3 के तहत न किसी भी राज्य को केंद्र सरकार फिर से उसे पुनर्गठन, यानी कि फिर से गठन कर सकता है, और उसको जो नाम दिया गया है ना, उसका नाम भी आप बदल सकते हैं। चलिए फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि भाषा के राजनीतिक, और इसके बाद आपका एक सिर्फ कश्मीर समस्या रहेगा, और फिर आपका चैप्टर का द एंड हो जाएगा। चलिए मैं आपको देखते हैं कि भाषा का राजनीतिक क्या है। हमारे भारत देश में विभिन्न क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोला जाती है। यानी कि हमारा भारत देश इतना बड़ा है जिसमें अलग अलग क्षेत्र में ना अलग अलग भाषा बोलता है। जैसे कि गुजरात के लोग गुजराती भाषा बोलते हैं, तमिलनाडु में तमिल भाषा बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में अलग भाषा बोलता है, तेलुगु भाषा बोलता है। तो उसी प्रकार अब भारत देश में हमारा विभिन्न क्षेत्र में अलग अलग भाषी लोग रहते हैं और अलग अलग वो भाषा बोलता है, लेकिन अधिकतर लोग हिंदी भाषा ही बोलता है। यानी कि हमारे भारत में ज़्यादातर लोग कौन हिंदी भाषा ही बोलता है। हिंदी एवं उर्दू भाषा आपस में इतनी घुली मिली है कि उसे हिंदुस्तान कहा जाता है। तो जब पहले है ना हिंदुस्तान जो कहा जाता है किसके लिए, हिंदी एवं उर्दू भाषा के आधार पर ही हिंदुस्तान कहा जाता है, जिसे अरबी या संस्कृत की लिपियों में रखा जाता है। यानी कि अरबी और संस्कृत के लिपि में किसे, हिंदुस्तानी भाषा को रखा जाता है। और हिंदुस्तान भाषा हिंदू और
यानी कि जो हिंदुस्तानी भाषा है ना, वो हिंदू और उर्दू का सरल मिश्रण है। यानी कि हिंदुस्तानी भाषा है ना, हिंदू भाषा एवं उर्दू भाषा का ना सरल मिश्रण है, जिसे आम आदमी भी बोलता है और वो समझता भी है। यानी कि हिंदू भाषा का मतलब हो गया हिंदी भाषा और उर्दू भाषा का मतलब उर्दू। यहाँ पर हिंदी भाषा होता है, यहाँ पर आपको टाइपिंग मिस्टेक है, हिंदू हो गया। यहाँ पर हिंदी भाषा और उर्दू भाषा का नहीं सरल मिश्रण है। कौन? हिंदुस्तानी भाषा, जिसे आम आदमी भी बोलता है और वो समझ भी लेता है। हिंदी भाषा सभी लोग समझता है, लेकिन अंग्रेजी भाषा ले लो कोई नहीं समझता है। तमिल भाषा जहाँ का क्षेत्र है वहीं के समझता है, लेकिन हिंदी एवं उर्दू भाषा सभी आदमी समझते हैं। इसीलिए गांधी जी ने यह सुझाव दिया था कि हिंदुस्तानी ही भारत के राष्ट्रभाषा होना चाहिए। यानी कि गांधी जी ने सुझाव दिया था कि हिंदुस्तानी भाषा ही न भारत का राष्ट्रभाषा यानी कि भारत का देश का भाषा होना चाहिए। फिर संविधान निर्माताओं के समक्ष यह एक गंभीर समस्या थी, क्योंकि भारत के अनेक भाषा में बोलने वाले लोग रहते थे। यानी कि जो संविधान निर्माता यानी कि जो संविधान को निर्माण कर रहा था ना, उनके समक्ष यह एक गंभीर समस्या था कि क्योंकि भारत में अनेक भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, किस भाषा को राष्ट्रभाषा का बनाया जाए। यानी कि जो संविधान निर्माता था उनके सामने एक गंभीर समस्या था, क्योंकि भारत में अलग अलग भाषा बोला जाता है, तो वो किस भाषा को ना राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए। इस दिशा में काफ़ी सहमति से निर्णय हुआ कि इस दिशा में सभी के सहमति से निर्णय यह हुआ कि राष्ट्रभाषा की जगह राजभाषा का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया जाएगा, लेकिन राजभाषा को ना हिंदी भाषा को राजभाषा बनाया जाए। यही कि देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी भाषा को राजभाषा बनाया जाएगा। यानी कि संविधान निर्माताओं में फिर निर्णय हुआ कि राष्ट्रभाषा की जगह पर राजभाषा का प्रयोग किया जाएगा। कौन? देवनागरी में लिखित जो हिंदी भाषा है ना, इसी को राजभाषा बना दिया जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक था कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 प्रमुख भाषाओं का स्थान दिया गया है। यानी कि जो संविधान की 8वीं अनुसूची है ना, उसमें कितने 14 भाषा को स्थान दिया गया है। जैसे कि अब 14 भाषा में इस राज्य में आप किसी भी राज्य में आपको काम कर सकते हैं। जैसे में हो गया संस्कृत भाषा, उर्दू भाषा, असमिया, हिंदी, तेलुगु, बंगाली और मराठी भाषा, तमिल, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, ओरिया, पंजाबी एवं कश्मीरी, फिर सिंधी एवं नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, बोडो, मैथिली, डोंगली एवं संथाली भाषा को शामिल कर अब सब भाषाओं की संविधान में मान्यता कितना 22 है। यानी कि वर्तमान समय में ना अब संविधान में 22 मान्यताओं को यानी कि 22 भाषाओं को ना मान्यता प्राप्त है। सिंधी भाषा कहाँ? सिंधी भाषा मोहनजोदड़ो का शब्द है। आपको ये क्वेश्चन भी याद रखना है। चलिए फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि इसके लागू होने के बाद यानी कि 15 वर्ष बाद हिंदी को राजभाषा हो जाएगा। यानी कि जो 15 वर्ष बाद है ना, संविधान में राजभाषा का दर्जा किसे राजभाषा हो जाएगा। यानी कि संविधान में राजभाषा का दर्जा मिल जाएगा 15 वर्ष के बाद 1965 तक। इसका यह गलत अर्थ निकला, यानी कि इसका जो है ना एक गलत अर्थ निकला। और 26 जनवरी 1965 में केवल हिंदी भाषा में राजकाज का काम होगा। यानी कि इसका अर्थ केवल निकला, यानी कि कहा गया था कि 15 वर्ष के बाद ना राजभाषा का दर्जा किसे हिंदी को मिल जाएगा। यानी कि हिंदी राजभाषा का दर्जा मिलेगा, और इसका ये लोग गलती अर्थ निकाला। यानी कि 1965 तक अब केवल हिंदी भाषा राजकाज का काम में चलेगा। अतः असम एवं पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु राज्य में ना भाषाई दंगे भड़क उठे। और इनका यह मानना था कि यहाँ पर आपको मानना था होगा, यहाँ पर मिस्टेक। इनका यह मानना था कि हम पर ना हिंदी भाषा थोपी जा रही। जो असम के लोग और पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु राज्य का लोग है ना, तो उनका यह मानना था कि हम पर ना यानी कि जबरदस्ती हम पर हिंदी भाषा थोप रहा जा रहा है। लेकिन संविधान के अनुच्छेद में ऐसा नहीं कहा गया था। आर्टिकल 343 में कहा गया था कि 15 वर्ष के बाद ना हिंदी यानी कि हिंदी भाषा ना राजभाषा हो जाएगा। लेकिन ये लोग इनका गलत अर्थ निकाल कर इन्होंने सोच लिया कि 26 जनवरी 1965 से केवल हिंदी भाषा में ही राजकाज का काम होगा। यानी कि अब केवल हिंदी भाषा में ही
राज का सारा वो काज होगा अब हिंदी भाषा में। इसी के परिणाम स्वरूप असम एवं बंगाल में यानी कि तमिलनाडु राज्य के लोग ना भाषाई दंगे भड़क उठे, यानी कि ये लोग भाषा के प्रति दंगा कर लिया और इनका यह मानना था कि यहाँ पर मानना होगा कि हम पर हिंदी भाषा ना जबरदस्ती थोपी जा रही थी। फिर उसके नेक्स्ट टॉपिक है कि नेहरू सरकार ने 1963 में राजभाषा कानून यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कानून बनाकर सुनिश्चित किया कि 1965 की निर्धारित समय सीमा के बाद अब अंग्रेज यानी कि निर्धारित समय सीमा के बाद राजकाज में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग चल सकेगा और इससे शांति कायम और इस प्रकार भाषा की राजनीतिक हुआ था। यानी कि 1963 में ना राजभाषा का कानून बनाकर यह सुनिश्चित किया गया कि 1965 यानी कि 1965 के निर्धारित समय सीमा के बाद भी अंग्रेजी भाषा यानी कि जो अंग्रेजी भाषा है ना उसका राजकाज में प्रयोग चल सकेगा और इससे आंध्र प्रदेश के लोग और जो तमिलनाडु के लोग हैं ना जो और बंगाल के जो आंदोलन कर रहे थे ना उसमें अति शांति स्थापित हुआ और इस प्रकार भाषा का राजनीतिक था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाषा की राजनीति किस प्रकार हुआ था। चलिए अब आपका नेक्स्ट टॉपिक और इस चैप्टर का आपका अंतिम टॉपिक है कि कश्मीर समस्या। इससे आपको 5 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको आपको थोड़ा अच्छे से समझना और इसे याद रखना है। देखिए 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम में यह प्रावधान था कि रियासतों राजा का अपनी रियासतों को भारत संघ में मिलाए या पाकिस्तान में मिलाए या स्वतंत्र बना रहे। यानी कि 1947 में जब हमारा देश से आज़ाद हुआ न था तो भारत के स्वतंत्रता अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि जो रियासत यानी कि जो रजवाड़ी के राजा है ना वो अपनी रियासत को किस में भारत संघ में मिला ले या पाकिस्तान में या वो स्वतंत्र बने रहे। तो कश्मीर के राजा हरि सिंह ने तीसरा विकल्प चुना कि ना हम भारत में मिलेंगे और ना हम पाकिस्तान में, हम अपना एक स्वतंत्र राज्य बनाएंगे। यानी कि कश्मीर का राजा हरि सिंह ने बोला कि हम ना भारत में मिलेंगे और ना पाकिस्तान में, हम अपना एक स्वतंत्र राज्य बनाएंगे। और कुछ समय के बाद ही यानी कि वो बोलने के बाद यानी कुछ समय के बाद ही पाकिस्तान ने आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर भेजना शुरू कर दिया। यानी कि मौका का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ना आतंकवादियों को कहाँ जम्मू कश्मीर भेजना शुरू कर दिया और इनका यही उद्देश्य था कि जम्मू कश्मीर पर कब्जा करना। यानी कि जम्मू कश्मीर तो अलग हो गया था, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया तो पाकिस्तान ने यह सोचा कि वहाँ पर मुस्लिम समुदाय है हमारा साथ देगा और वहाँ पर वो आतंकवादी भेजने लगा और जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने के लिए वो लोग आतंकवादी भेजने लगा और मुसलमानों को पाकिस्तान में मिलना यानी कि और मुसलमानों को ना पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहते थे। लेकिन वहाँ का बहुत मुसलमान पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहते थे। वहाँ के जो जम्मू कश्मीर का है ना बहुत मुसलमान था ना जो पाकिस्तान में नहीं मिलना चाहते थे, जिसके कारण आतंकवादी वहाँ पर हमला कर दिया। यानी कि जब आतंकवादी मुसलमान लोगों को मनाया कि आप पाकिस्तान में मिलिए, लेकिन वो वहाँ के मुसलमानों लोग ना आतंकवादी का बात नहीं माना, जिसके कारण आतंकवादी वहाँ पर हमला कर दिया। और जिस वक्त कश्मीर के शासक राजा हरि सिंह थे, यानी कि जब हमला हुआ ना तो उस वक्त कश्मीर का राजा कौन था? कश्मीर का शासक राजा हरि सिंह था। और इससे यह समस्या कंट्रोल नहीं हुआ और इससे ना यह समस्या का कोई समाधान नहीं निकला ये आतंकवादी हमला का। फिर राजा हरि सिंह यानी कि उसके बाद राजा हरि सिंह अपने प्रजा की सुरक्षा के लिए भारतीय सरकार से सैन्य सहायता मांगी। यानी कि उसके बाद ना राजा हरि सिंह अपने प्रजा यानी कि अपने नागरिकों को सुरक्षा के लिए न भारत सरकार से सैन्य सहायता मांगा, लेकिन सरकार ने इनके समक्ष एक शर्त रखा। यानी कि इनके समक्ष भी एक शर्त रखा, अगर आप कश्मीर को भारत में विलय कर लेंगे तभी मैं अपना सैन्य सहायता भेजूंगा। वो यानी कि कश्मीर के राजा हरि सिंह जब हमारे भारत सरकार से सैन्य सहायता मांगने आए थे तो भारत सरकार बोला हम आपको सैन्य सहायता दूंगा, लेकिन मेरा भी एक शर्त है, अगर आप एक विलय पत्र पर यानी कि एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर कीजिए कि मैं आपको सैन्य सहायता देने के बाद आप जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करेंगे तभी मैं आपको सैन्य सहायता दूंगा। फिर यानी कि उसके बाद राजा हरि सिंह ने
इस बात को मान लिया, यहाँ पर मौन हो गया, इस बात को मान लिया और 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने भारत के बिरला पत्र पर हस्ताक्षर किया। यानी कि राजा हरि सिंह ने कब 1947 में भारत में न मिलने के लिए उन्होंने बिरला पत्र पर हस्ताक्षर किया और उसके बाद हमारी सेना वहां पहुंची और उसी के बाद हमारी सेना जम्मू कश्मीर पहुंची और कुछ दिनों तक युद्ध किया और फिर आक्रमणकारी जो जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया था उसको हमारी सेना पीछे खदेड़ दिया। यानी कि उसे हमारे सेना ने जम्मू कश्मीर से हटा तो दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू ने यह मामला कहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद को भेजा। यानी कि सुरक्षा परिषद का काम होता है कि अलग अलग सभी देशों का ना सुरक्षा के तहत नीति बनाता है। सुरक्षा परिषद ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो अलग अलग देशों सभी देशों को ना सुरक्षा स्थापित करने में ये मदद करता है। तो वही है, प्रधानमंत्री नेहरू ने इस मामला को कहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में न भेज दिया और वहां से युद्ध विराम का निर्णय है और सुरक्षा परिषद से न युद्ध विराम यानी कि युद्ध को न रोकने का निर्णय हुआ और युद्ध विराम हुआ। लेकिन कश्मीर का लगभग 1/3 भाग पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चला गया। यानी कि जब युद्ध विराम हुआ ना तो पाकिस्तान यानी कि कश्मीर का ना 1/3 3/3 में ना 1/3 भाग किसके अवैध कब्जे यानी कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चला गया और जिसे उसने आज़ाद कश्मीर का नाम दिया। यानी कि उसने क्या आज़ाद कश्मीर का नाम दिया और हम भारत के लोग उसे POK कहते हैं यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहते हैं। फिर सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि जब सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगा तो लोक निर्णय की समस्या से अंतिम समाधान होगा। यानी कि सुरक्षा परिषद के न प्रस्ताव में यानी कि एक वहाँ से प्रस्ताव आया कि जब सामान्य स्थिति यानी कि जब स्थिति समान हो जाएगा ना तो लोक निर्णय से ही समस्या का अंतिम समाधान किया जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है कि इसी समय हमारा संविधान बन रहा था और इसी समय है ना हमारा संविधान बनने का प्रक्रिया चालू हो गया था और स्थिति को गंभीरता पूर्वक समझते हुए जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। यानी कि जम्मू कश्मीर का मिलाने के लिए विशेष राज्य का उस समय दर्जा दिया गया था और युद्ध रुक गया। लेकिन पाकिस्तान का यही आग्रह बना रहा कि वहाँ लोक निर्णय होना चाहिए क्योंकि राजा ने दबाव में आकर बिरला पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। पाकिस्तान के आग्रह अनुसार वह बिरला पत्र यानी कि पाकिस्तान का मानना है कि वहाँ पर लोक निर्णय नहीं हुआ, लेकिन भारत सरकार कहता है वहाँ से जो संयुक्त राष्ट्र संघ से जो प्रस्ताव आया था ना तो उसमें कहा था कि दोनों तरफ का देश अपनी अपनी सेना को ना वापस बुला ले। लेकिन पाकिस्तान है ना वो अपनी सेना को वापस नहीं बुलाए, तो इसलिए अब भारत सरकार भी कहा कि वहाँ पर लोक निर्णय नहीं होगा कि आप अपना सेना को भारत से यानी कि आप अपना सेना को ना जम्मू कश्मीर से तो आप बुलाए ही नहीं थे, इसलिए वहां पर लोक निर्णय अब नहीं होगा। और यही आग्रह अनुसार पाकिस्तान का ना ये बिरला अवैध रूप जो राजा हरि सिंह ने भारत में बिरला हेतु हस्ताक्षर किए थे ना उसको और पाकिस्तान के आग्रह अनुसार यह बिरला पत्र यानी कि ये पत्र है ना जो वैध नहीं है यानी कि इनलीगल तरीके से हुआ है, ये पाकिस्तान का मानना है। लेकिन भारत सरकार के आग्रह के अनुसार भी आज़ाद कश्मीर जिससे हमारा सरकार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि POK बोलते हैं ना, इन पर पाकिस्तान के वैध रूप से कब्जा नहीं हुआ, यह कश्मीर समस्या था। यानी कि हमारा भारत सरकार भी मानता है कि हमारा भारत सरकार के आग्रह के अनुसार यानी कि हमारा भारत के सरकार के अनुसार ना आज़ाद कश्मीर है ना जिसे हमारा सरकार क्या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बोलते हैं और पाकिस्तान क्या बोलता है आज़ाद कश्मीर उस जगह को बोलते हैं जिसको हम लोग POK बोलते हैं और किसके पाकिस्तान के अवैध रूप में लिया गया है। यही कश्मीर समस्या था। मेरे प्यारे बच्चों इसी टॉपिक के साथ आपका इस चैप्टर का द हिंदू अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, अगर आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री और ज्योग्राफी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैनल पर आपको इन तीनों विषय का संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।